हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम हो, या फिर आपका आरओ का प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम हो, या फिर अदर स्टेट के प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम हो। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास इंडियन इकोनॉमी की क्लास को कर रहे हैं, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों चीजों को कवर किया जा रहा है, जिसके 7-8 लेक्चर हो चुके हैं। और इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कवर कर लिया है, जहां से आपके प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्न डायरेक्टली वहां पे आते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की सीरीज को भी फॉलो कर रहा है। ये पूरी तरीके से जो सीरीज चल रही है, ये पूरी तरीके से अभी हैंड रिटन नोट्स पर आधारित है, और जल्दी ही हम इनके साथ साथ जो मेंस के नोट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स लाए हैं, जो डायरेक्टली मेंस आंसर राइटिंग के लिए तैयार किए गए हैं। लेकिन उसके पीछे के जो फीडबैक्स होने चाहिए, जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को तैयार करने के लिए प्री प्लस मेंस के जो नोट्स की क्लासेस हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट कहूँ तो ये स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी बुक, इन सभी का एक तरीके से समरी है, क्रक्स है, कोर एरिया है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। और जिसको तैयार होने के बाद अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग वाले नोट्स के साथ आप क्लास करते हो, या फिर उसके साथ आंसर राइटिंग करते हो, तो बहुत ही डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। जो आंसर राइटिंग के लिए जो कंटेंट की कमी होती है, फोबिया होता है, वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। और इसी कड़ी में हम लोग इन्फ्लेशन को कवर कर रहे थे दोस्तों। उससे पहले हम लोगों ने 7-8 लेक्चर में बाकी चीज़ों को कवर कर लिया था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके के कंटेंट को बाई करना चाहते हो या हैंड रिटन नोट्स को लेना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, वहां पे मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी तपस्या नोट्स के नाम से। और ये आपकी जो प्री प्लस मेंस के नोट्स है, तपस्या नोट्स के नाम से हैं। चलिए टॉपिक पे शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है आज पीपीआई। इससे पहले हम लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा, मुद्रास्फीति क्यों होती है, चाहे वो डिमांड के आधार पे हो या फिर वो सप्लाई की कमी के आधार पे हो, उसको भी पढ़ा। इन मुद्रास्फीति को कम कैसे किया जा सकता है, सरकार क्या कर सकती है, आरबीआई क्या कर सकती है, कैसे राजकोषीय घाटे को जो है क्या मैनेज कर सकते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी को भी स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो क्या होते हैं। और इसमें हमने डब्ल्यूपीआई और सीपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और साथ ही साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कवर किया था। इसी तरीके से एक और प्राइस इंडेक्स होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी जो फैक्ट्री का मालिक होता है, जब वो किसी वस्तु को निर्मित कर रहा होता है या वो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है, तो उसके लिए वो प्राइस इंडेक्स कैसे तय करता है, इन सभी चीजों को इसमें पढ़ेंगे। जैसे अगर आप देखोगे कि गुड्स और सर्विसेज की उत्पादक कीमत में अगर कोई औसत परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को काउंट किया जाता है पीपीआई के द्वारा। यानी पहले जब किसी वस्तु का निर्माण हो रहा था रॉ मटेरियल के तौर पे, तो प्रोड्यूसर को वो चीज़ सस्ती पड़ रही थी, लेकिन अब वो चीज़ें महंगी पड़ रही हैं बनाने में, निर्मित होने के बाद, इसलिए मार्केट में भी उनकी कीमत क्या हो रही है, अधिक हो रही है, प्राइसिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो मजदूरी दर में हो, रेंट में हो, या रॉ मटेरियल्स में हो, या टेक्नोलॉजी में हो, या फिर टैक्सेस में हो, इन सभी चीज़ों का कंक्लूसिव जो फॉर्म होता है, जो प्रोड्यूसर इंडेक्स के माध्यम से पता चलता है कि किसी वस्तु की कीमत अब कैसे बढ़ रही है। सीधा अगर मैं एग्जांपल लेने की बात करूं, तो आपने बचपन से खाया होगा पार्ले जी का 2 रुपए वाला बिस्किट। अगर आप उस बिस्किट को देखो, तो पार्ले जी की कंपनी ने प्राइस को कभी भी इंक्रीज नहीं किया, ना ही डिक्रीज किया, क्योंकि वो माइंड गेम खेलते हैं कि भाई पैसा बढ़ेगा तो लोग जो है कि उसके कस्टमर टूट जाएंगे। लेकिन उसने देखोगे तो बिस्किट की क्वालिटी कितनी कम कर दी है, कितना वेट उसका कम कर दिया, इतने साइज कम कर दिए, नंबर ऑफ पीसेस कम कर दिए। इट मीन्स कि उसे लगता है कि चीजें महंगी हो रही हैं, और अब मैं 2 रुपए में उतने बिस्किट्स नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। और ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर इस एज में हो, लगभग 25 to 30 के आसपास, या और भी छोटे हो गए 1-2 साल, तो सबने इस पार्ले जी बिस्किट को बचपन में खाया भी होगा और आज भी खा रहे होंगे, और दोनों में कंपैरिजन आप इजीली कर पा रहे होंगे। तो ये कैसे पता चला, ये प्रोड्यूसर के हिसाब से हम देख रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके बिहेवियर से पता चल रहा है कि हाँ, इसमें क्या महंगाई है, क्या नहीं। तो उत्पादक के दृष्टिकोण से जो कीमतों में बदलाव होता है, अर्थात इसमें मूल कीमतों का प्रयोग करते जो उत्पादन की कारक लागत होती है, जो कि एक फैक्ट्री के अंदर लगती है, जिसमें देखा जाएगा तो आप भूमि, श्रम, ब्याज
और मतलब पूंजी और उद्यमशीलता, इन चारों चीजों को ऐड किया था, लेकिन इसमें अभी टैक्स और परिवहन वगैरह इनको शामिल नहीं किया गया है। जब फैक्ट्री से बाहर इसको लेकर आते हैं तब इसमें परिवर्तन होता है कीमत में। क्यों? क्योंकि तब इसमें जितनी भी चीजें और ऐड हो जाती हैं, जैसे टैक्स हो गया, परिवहन हो गया, ये सभी चीजें और इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं, तो इसको हम आउटपुट पीपीआई कहते हैं। और जब रॉ मटेरियल के साथ आप फैक्ट्री में प्रवेश करते तब कीमत परिवर्तन होती तो इनपुट पीपीआई। इसका मतलब हो गया कि इनपुट से आप आउटपुट पर आना चाह रहे हो तो कितना जो है कि इसमें अंतर आ गया। अब यहां पर आप देखोगे कि लिखा हुआ है कि आप देखो रॉ मटेरियल से जो फैक्ट्री में प्रवेश करता है तब कीमत में क्या परिवर्तन हुआ, यानी कि पहले जब इनपुट होता था, पहले का मतलब मान लो 6 महीने या साल भर पहले, तो वो वही वस्तु बनाने के लिए, किसी एक वस्तु को बनाने के लिए पहले उसे रॉ मटेरियल पे 50 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब वो खर्च कर रहा है 70 रुपीज। और पहले उसका जो आउटपुट प्राइस होता था, जिसमें वो उत्पादन के कारक की लागत देने के बाद, अपनी इनकम रखने के बाद वो उसे 90 रुपीज में पहले सेल आउट कर देता था, लेकिन आज वो 120 रुपए में कर रहा है, यानी आउटपुट प्राइस बढ़ चुकी है। और अभी इसमें 120 रुपीज में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, टैक्सेस का खर्चा है, बहुत सारे जो है कि बिलिंग खर्चे जुड़े हुए हैं, अगर आप इन्हें भी जोड़ दोगे लगभग 20 रुपीज, तो ये मान के चलो कि 140 रुपीज की कीमत जो है कि एक वस्तु की हो चुकी है जो आप तक पहुंचेगी, कस्टमर तक। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि धीरे धीरे जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में चेंजेस होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ किसी वस्तु की कीमत कितनी हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमन चीज आपको देखनी चाहिए कि पीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंसेस है। आप देखो, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को डिफाइन करता है, जबकि पीपीआई आपके प्रोड्यूसर की कीमतों की गणना करता है, यानी उत्पादक कीमतों पर गणना करता है और ये थोक मूल्यों पर गणना करता है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई में मूल कीमतें और अन्य लागतें शामिल हो जाती। मूल कीमत का मतलब जब वो फैक्ट्री से बनकर कोई वस्तु निकलती, जैसे मान लो एक प्यूमा का शूज है जो 4000 रुपए का फैक्ट्री से बनकर निकल रहा है, लेकिन उसमें अन्य लागत के तौर पे परिवहन कॉस्ट भी जोड़ी जाएगी। भाई फैक्ट्री से एक आम कस्टमर तक या होलसेल प्राइस तक जाने के लिए कोई वाहन वगैरह लगेगा ना, व्हीकल लगेगा, उस व्हीकल में जो है कि पानी से तो चलेगा नहीं, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल किसी से तो चलेगा, उसका खर्चा ऐड कर लो, प्लस गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस भी लगाएगी और भी बहुत सारे बिलिंग चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से वो जूते की कीमत 4000 से बढ़ के 5000 रुपए हो जाती है और फिर कस्टमर उसको 5000 रुपए में खरीदता है। दैट्स क्लियर। लेकिन पीपीआई में क्या होता है, टैक्स, परिवहन आदि ये लागतें शामिल नहीं होती, केवल जो रॉ मटेरियल के तौर पे जो फैक्ट्री में तैयार हो जाता है लगभग 3500 रुपए का, यही सारा बस प्राइस आपका ऐड किया जाता है। इसमें अगर आप देखो गणना में जो है कि दोहराव संभव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोहराव की संभावना न्यूनतम हो जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, और जबकि पीपीआई में सीपीआई की तरह गुड्स और सर्विसेज दोनों ही शामिल की जाती हैं। और यही लाइन जो लास्ट वाली है, ये कई बार प्रश्न यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओआरओ, बिहार पीसीएस, कई जगह एग्जाम्स के आप प्रीलिम्स एग्जाम में देखोगे कि उसमें सीधा प्रश्न पूछता है कि क्या डब्ल्यूपीआई में वस्तुएं शामिल होती हैं और क्या सीपीआई में या पीपीआई में गुड्स और सर्विसेज यानी वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस बेसिक स्तर पे पूछे जाते हैं। अगर हम पीपीआई से संबंधित कुछ और आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे बीएन गोलदार समिति को एक स्टैब्लिश किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आई थी, सिफारिश की थी कि इसका आधार वर्ष 2011-12 होना चाहिए, इसकी गणना मासिक आधार पर होनी चाहिए और प्रायोगिक तौर पर यह लागू होगा, फिर बाद में इसे डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की ओर अग्रसर भी कर दिया जाएगा, डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की ओर अग्रसर किया जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे कि ये सारी चीजें भी इसमें बताई गई। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रेजिडेंस आप पढ़ते होगे, आवास कीमत सूचकांक, जिसमें मुख्य रूप से जो 10 से 12 जो शहर होते हैं, 10-12 शहर, मेट्रो सिटीज एक तरीके से, जिसमें यूपी के भी 3 से 4 शहर या 2-3 शहर शामिल है, जिनकी एक एवरेज कैलकुलेशन की जाती है कि यहाँ पर मकान कितने रुपए का मिल सकता है, यहाँ पे रेंट कितने रुपए का मिलेगा मकानों पे, यहाँ पे जमीन का किराया कितना होगा, जमीन कितनी महंगी हो रही है, फ्लैट कितने महंगे हो रहे हैं, इनके आधार पे इंडेक्स निकाला जाता है और ये पता किया जाता है कि हाँ लोगों के पास पैसे आ रहे हैं तो वो उसे खरीद पा रहे हैं कि नहीं। इन शॉर्ट, रियल एस्टेट वाले लोग इनका ज्यादा प्रयोग करते हैं। रियल एस्टेट मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, जो कस्टमाइज करते हैं, ये सारे लोगों का रिकॉर्ड इसमें रहता है।
आप दिल्ली चले जाओ, नोएडा चले जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, ऐसे शहरों में जब आप वहां पर मकान खरीदने जाते हो, प्लॉट खरीदने जाते हो, कोई फ्लैट अपार्टमेंट खरीदने जाते हो, तो वहां पर रियल एस्टेट के जो ब्रोकर्स होते हैं, जिन्हों को हम लोग प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, वो लोग इन सारी चीजों को दिखाते हैं। 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपए में फ्लैट दिखाते हैं, पूरा इंटीरियर डिजाइन करके देते हैं, सारी चीजें। तो ऐसे में भारत के लगभग 10 से 12 शहरों की एवरेज कैलकुलेशन की जाती है रेजिडेंट इंडेक्स में। यहां पर आप देखोगे कि ये भारत का पहला आधिकारिक तौर पे आवास कीमत सूचकांक है। किसकी कीमत? आवास की, जो कि वित्त मंत्रालय के आदेश पर नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा 2007 में शुरू किया गया था, एनएचबी के द्वारा। इसमें सूक्ष्म स्तर पर, शहरी स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कीमत के परिवर्तन की गणना की जाती है कि माइक्रो लेवल पर, शहरी स्तर पर और नेशनल लेवल पर हाउसिंग की प्राइसेस कितनी चेंज हो रही हैं। इनकी कैलकुलेशन हमेशा तिमाही के आधार पे की जाती है कि प्रत्येक 3 महीने में कितना अंतर इसमें आ रहा है। अभी तक जितनी भी आपने इंडेक्स पढ़े, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई, इन तीनों की गणना मासिक आधार पर हो रही थी, जबकि एनएचबी अर्थात आवास कीमत सूचकांक की गणना तिमाही आधार पर की जा रही है। अब जैसे विभिन्न शहरों में आवास कीमत परिवर्तन की जानकारी हो सकेगी इसके माध्यम से। जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर कंपनी है जो केवल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है और बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीदती है। जैसे आप इसमें आपने एक नाम सुना होगा रुद्रा कंपनी का, ठीक है। रुद्रा कंपनी जो है कि काफी बड़ी कंपनी है, जो बड़े बड़े शहरों में क्या करती है, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करती है और बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाती है, 20 मंजिला, 25 मंजिला, 30 मंजिला, और एक एक अपार्टमेंट में जो फ्लैट होते हैं वो 40 लाख, 45 लाख रुपए का सेल आउट करते हैं। समझ गए बात? तो यहां पर जब भी कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो इन शहरों के आधार पे कि जो भी 10-12 शहरों में कीमत बढ़ रही है, घट रही है, उसके आधार पे इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। अर्थात जैसे मान लो जो अपार्टमेंट को बनाने वाला होगा, जो बैंक होगा, जो निवेशक होगा, इन सभी को निवेश से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। अब बैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करती, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो अपने जेब में पैसा नहीं रखती बल्कि बैंकों से लोन लेती हैं, फिर अपार्टमेंट तैयार कराती हैं करोड़ों रुपए लगा के, फिर उसको करोड़ों रुपए में बेचती भी हैं। तो ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होंगी कि दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर आपके बड़े बड़े शहरों में हम पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें? तो यहाँ पे एक पूरी रैंकिंग तैयार की जाती है और इसमें 2 कैटेगरी होती है। एक होता है आवास का मूल्य सूचकांक कि किसी घर को आप अगर परमानेंटली खरीद रहे हो तो कितने कीमत हो रही है, जैसे मैंने बताया नोएडा में अपार्टमेंट में, या फिर अगर आप कहीं पे किराए पे रह रहे हो। अब जैसे मैं कहूं कि अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में मिनिमम से मिनिमम अगर आप 2 BHK फ्लैट लेते हो जिसमें 2 कमरे, एक हॉल, एक किचन और एक बालकनी थोड़ा बहुत मिल जाए, तो उसका मिनिमम चार्ज जो है कि 10,000 रुपए होगा, मिनिमम 10,000 रुपए दिल्ली में। लेकिन वही 2 BHK फ्लैट अगर आप किसी छोटे शहर में ले लो, जैसे मेरठ में ले लो, हापुड़ में ले लो, बुलंदशहर में ले लो, सहारनपुर में ले लो, मुरादाबाद में ले लो, लखनऊ में ले लो, तो होपफुली यहाँ पे 2 BHK का फ्लैट आपको 6,000 7,000 रुपए में मिल जाएगा। तो इससे प्राइस कैलकुलेशन हो गई कि हाँ भाई इन छोटे शहरों में तो 6,000 रुपए मिल जा रहा है, बाकी दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में 10,000 रुपए का मिल रहा है। तो रेंट के आधार पे भी इसका कैलकुलेशन किया था। वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2012-13 है जिसके बेस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको? फिस्कल पॉलिसी जो हम इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से महंगाई कैलकुलेट की जाती है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीजें उसमें हेल्पफुल होती हैं। अब यहां पर मैं आपको वक्र के बारे में बताऊंगा, जो आपसे कई बार लॉरेंज वक्र हो गया, लाफर वक्र हो गया, फिलिप्स वक्र हो गया, तो महंगाई से संबंधित फिलिप्स वक्र का संबंध होता है। कैसे होता है? जैसे फिलिप्स वक्र क्या कहता है कि आपके इन्फ्लेशन और बेरोजगारी दर में एक संबंध दिखाता है। कैसा? विपरीत संबंध दिखाता है। यहां पर विपरीत संबंध का मतलब है कि अगर महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब है कि बेरोजगारी कम होगी। कैसा? अगर मान लो महंगाई बढ़ रही है तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो डिमांड अधिक होगी या फिर सप्लाई कम होगी। हम ये मान के चलते हैं कि सप्लाई कम है, इसीलिए जो है कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हैं और सप्लाई कम हो रही है। और अगर हम महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में हम सप्लाई को बढ़ाने के लिए रोजगार को बढ़ाते हैं कि भाई कंपनी अधिक से अधिक प्रोडक्शन करे, तो बेरोजगारी दर तो कम होती है, बेरोजगारी दर कम हो जाएगी क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। परंतु यहाँ पे हम महंगाई को कम नहीं कर पाते और ऐसे में जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, लोअर क्लास फैमिली होती है, इनके लिए महंगाई से लड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अपने बच्चों के भरण पोषण और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं कर पाते। और अगर हम
महंगाई को कम करने की कोशिश करें, इसका मतलब है कि हम डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी लोगों के पास पैसा कम भेजें, या यूं कहें अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो सप्लाई जो है कि बिल्कुल नहीं खपत होगी, वैसी की वैसी मार्केट में पड़ी रह जाएगी। इसका मतलब मंदी आ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। और जब मंदी आएगी तो फैक्ट्री वाले क्या कहेंगे कि भैया आप हम मजदूरों को छटनी करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारा सामान है जो बाजार में पड़ा हुआ है, लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो हमने महंगाई को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन फिर रोजगार हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि मजदूर जो है कि बेरोजगार होंगे, बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी। तो इसी में कहते हैं विपरीत संबंध दिखाते हैं कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में व्युत्क्रम संबंध है। अर्थात बेरोजगारी नियंत्रण करने के लिए एक दूसरा तरीका अपना सकते हो कि मजदूरी दर को ही बढ़ा दो, ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है। तो सीधा सीधा जो आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछता है कि फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है, या प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि भाई बेरोजगारी और महंगाई दर में विपरीत संबंध दिखाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वक्र है? लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र, फिलिप्स वक्र, कुजनेट्स वक्र। तो यहां पे जब आपको चारों वक्रों के बारे में डिटेलिंग पता होती है, जैसे लॉरेंज वक्र की मैं बात आगे करूंगा जब आएगा, वो मनी कैलकुलेशन पर होता है। फिलिप्स वक्र इन्फ्लेशन और बेरोजगारी पर होता है। लाफर वक्र आपके टैक्स कलेक्शन पर होता है। कुजनेट्स वक्र भी पर्यावरण क्षति पर होता है। तो ऐसे अलग अलग कीवर्ड्स आपको पता रहेंगे, तब आप इजीली उसको शॉर्ट आउट कर सकोगे। तो फिलिप्स वक्र का संबंध क्या होगा? इन्फ्लेशन और बेरोजगारी से संबंधित होता है। और यहां पर इन्फ्लेशन के कारणों के साथ मैंने नियंत्रण वाले टॉपिक को आपको पहली ही क्लास में पढ़ा दिया था, मतलब इससे 2 क्लास पहले, जहां पे मैंने एक साथ आपको कारण और उसके समाधान के तौर पे इसे समझा दिया था। अब हम आगे चलते हैं, यहां पर IIP की बात करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। ये कोर इंडस्ट्री से संबंधित है, जिसमें 8 प्रमुख कोर उद्योग आते हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। जब भारत में कोविड चल रहा था 2019, 20, 21 के दौरान, सॉरी 20, 21, 22, 19 में नहीं था, कोविड 20 में आता है, तो वहां पर जब इसकी सर्वे आती है हर 2 महीने 3 महीने पे, जो इसका मासिक रिपोर्टिंग आ रहा था, तो पता चला कि ये जो कोर इंडस्ट्रीज है भारत की, ये पूरी तरीके से डाउन होने लगी, यानी कि घाटे में जाने लगी, क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज लगभग बंद हो चुकी थी। तो इसी तरीके से हम इसको सीखेंगे IIP। IIP क्या होता है? PPI की मैं बात नहीं कर रहा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। यहां पर हम पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक क्या होता है। वहां पे उत्पादक की नजरिए से हम देख रहे थे, जो प्रोडक्शन करने का मालिक था, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं, जो कोर इंडस्ट्रीज हैं 8 प्रकार की, इनके प्रोडक्शन कैसे हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ रेट क्या चल रही है, इन सभी चीजों की हम यहाँ पर जानकारी ले सकेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप ये नोट्स पढ़ रहे हो, साथ में मैं मेंस आंसर राइटिंग नोट्स भी लॉन्च कर रहा हूं। धीरे धीरे 3 नोट्स आ चुके हैं, अगला एथिक्स का नंबर आएगा, फिर उसके बाद हम और भी सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर यूपी स्पेशल भी आ जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्री प्लस मेंस वाले नोट्स को फॉलो करें या फिर मेंस के नोट्स को। हालांकि मैं इस पे कल या परसों जल्दी एक वीडियो बना दूंगा डिफरेंसेस करके, तीनों प्रकार के जो नोट्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्री प्लस मेंस के आप नोट्स पढ़ोगे, ये बहुत सारी बुक्स की समरी होती है एक तरीके से, या क्रक्स कह सकते हैं इसे, हम क्रक्स कह सकते हैं, या कोर एरियाज जो पूरा आप किताबों में पढ़ते हो और इसको नहीं निकाल पाते, निचोड़ जिसे हम करें, वो सारी चीजें हम यहाँ पर निकाल के स्टडी कर रहे हैं, जो आपकी मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए जो बेसिक नॉलेज होती है, जो बेसिक बैकग्राउंड कॉन्सेप्चुअल समझ होती है, इसको स्ट्रॉन्ग करती है, और ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो इसमें आप देखोगे IIP में, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में अगर आप देखोगे, तो नियत अवधि के दौरान इसकी कैलकुलेशन होती है, जिसमें चुनिंदा उद्योगों के उत्पादन परिवर्तन की जानकारी होती है। यहाँ पे हम किसी प्रकार की कीमत की जानकारी नहीं ले रहे हैं, ध्यान से समझना। हमने PPI पढ़ा तो प्राइस था, वहां पे WPI पढ़ा, वहां भी प्राइस था, CPI पढ़ा, वहां भी प्राइस था, NHB पढ़ा, यानी नेशनल जो हाउसिंग प्राइसिंग थी, वहां पर भी प्राइस की बात हो रही थी। लेकिन यहां पर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि जो कुछ चुनिंदा उद्योग हैं, जो कि 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनमें उत्पादन में क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। अर्थात औद्योगिक परफॉर्मेंस का ये पैमाना होता है, जिसकी गणना CSO द्वारा मासिक आधार पर की जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा मासिक स्तर पे की जाती है। और इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं उद्योगों के, जैसे विनिर्मित उत्पाद हो गए, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गए, जो कि 77.6% सबसे अधिक इसी का वेटेज है। दूसरा खनन हो गया, यानी माइनिंग, जो कि 14.4% उद्योग है इसका। फिर विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी 8.0% इसका भारांश होता है। अगर हम इसके आधार वर्ष की बात करें तो पहले 2004-5 था, लेकिन अब वर्तमान में 2011-12 को बेस बनाया गया, और IIP में 8 प्रमुख
इंडस्ट्रीज का जो भारांश है वो लगभग लगभग 40% है। यानी पूरी 100% का जो हमने अभी यहाँ पर देखा, ये 3 कैटेगरी, इसी में 8 जो इंडस्ट्रीज है उन्हीं का भारांश 40% और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन 8 उद्योगों की जो फाइनली गणना होती है वो डीपीआईआईटी या डीपीआईआईटी द्वारा 2011-12 के आधार वर्ष पे की जाती है, जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अब वो 8 कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज है? सबसे पहले आप कोयला को देखोगे, फिर कच्चे तेल को, फिर प्राकृतिक गैस को, फिर रिफाइनरी उत्पाद को, फिर उर्वरक, फिर इस्पात, फिर सीमेंट और फिर विद्युत। तो ये 8 प्रकार के आपको याद कर लेने की कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, ये 8 प्रकार की कोर इंडस्ट्रीज है जो पूछ लेता है प्रीलिम्स में कि भाई इनमें से कौन सी एक इंडस्ट्रीज, कोई अलग इंडस्ट्रीज डाल देगा जैसे कोई भी अलग प्रकार की, और कह देगा ये 8 कोर इंडस्ट्रीज में शामिल है या नहीं है, तो ये आपको बताना पड़ता है। तो यहां तक तो हमने दोस्तों कवर कर लिया नेशनल, मतलब कि जो इन्फ्लेशन था उसको। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आ रहा है जो काफी लोगों को लगता है सर बड़ा कंफ्यूजिंग एलिमेंट है, कंफ्यूजिंग चैप्टर है, कैसे इसको रिकॉल करेंगे, कैसे इसको कवरअप करेंगे। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, अर्थात हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है और उस नेशनल इनकम में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी कितनी है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपया मिल रहा है, एक औसतन निकाला जाता है। जैसे ये माना जा रहा है कि वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम एक साल का औसतन लगभग 1,97,000 के आसपास है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो औसतन आय है वो 1,97,000 है, चाहे वो आपको मिले या ना मिले, लेकिन एक औसतन एवरेज निकाला जा रहा है नेशनल इनकम और जनसंख्या के डिवाइडेशन पर। तो यहां पर हम चैप्टर शुरू करेंगे अपना दोस्तों, नेशनल इनकम। क्या नाम है चैप्टर का? नेशनल इनकम की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको समझना होगा कि राष्ट्रीय आय का मतलब हो गया कि इसमें किनको शामिल किया जा रहा है, कैसे बनेगी। तो देखिए, एक वित्तीय वर्ष में जब भी आप नेशनल इनकम या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हो तो जनरली एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हो, जो कि आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। हालांकि बजट अब आपका 1 फरवरी में लॉन्च होता है, तो बजट में भी जितनी एक्टिविटी होती है वो पूरे 1 ईयर की कैलकुलेशन के साथ होती है। तो यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष में एक देश के निवासियों द्वारा कारक आय का कुल योग होता है। अब इसमें देखो 3 बातें आ गई दोस्तों, अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 बातें कौन कौन सी? पहली, कारक आय की बात हो रही है, और आपको मैंने पहले ही लेक्चर बताया था 4 कारक आय होती हैं। पहला आपका होता है भूमि, दूसरा आपका होता है जो है कि श्रम, तीसरा होता है पूंजी और चौथा होता है उद्यमशीलता। तो ये 4 प्रमुख कारक हो गए, इनके द्वारा जो भी आय अर्जित की जा रही है वो सारी की सारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। दूसरी एक और बात कही गई है कि देश के निवासियों द्वारा, यहाँ पे नागरिक वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नागरिक वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि देश में रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति है वो भी हमारा निवासी होगा। और अगर हमारे कुछ ऐसे संस्थान है, प्रतिष्ठान है जो विदेशों में रह के काम कर रहे हैं, जैसे राजदूतावास हो गए, सैनिक हवाई अड्डे हो गए या एयरपोर्ट्स हो गए, मिलिट्री बेस हो गए या कोई भी अलग कंपनी, तो वहां पर भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी निवासी के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि इकोनॉमी में इसकी परिभाषा थोड़ी ब्रॉडर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, हम केवल नागरिक तक सीमित नहीं होते, हम निवासी वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो क्या चीजें समझ में आ गई कि नेशनल इनकम में एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा कारक आय का कुल योग रहेगा। कारक आय का मतलब क्या हो गया कि जो 4 प्रकार के कारक होते हैं उनकी आय के योग के बराबर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य इसमें जोड़ा जाता है और गणना इसकी सीएसओ द्वारा होती है। अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है? अंतिम वस्तु सेवा का मतलब कि फैक्ट्री में जब तैयार किया जा रहा है तब नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि मार्केट में मार्केटिंग प्राइस कितनी है, जो खरीदने और बेचने की जो प्राइस है उसी को ऐड किया जाता है। यानी एक वित्तीय वर्ष में निवासियों द्वारा अंतिम गुड्स और अंतिम सर्विसेज का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही नेशनल इनकम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, यहां पर शायद आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। मान लेते हैं हम मार्केट में जाते हैं और हमने एक शैम्पू को ऑर्डर किया, ठीक है, हमने एक शैम्पू ले लिया और हमने जो है कि हेयर ऑयल के साथ, मतलब एक हेयर ऑयल ले लिया और एक शैम्पू ले लिया, ठीक है। दोनों की प्राइस की अगर हम बात करें तो हेयर ऑयल की प्राइस थी 95 रुपीज और शैम्पू की प्राइस थी 125 रुपीज। तो ये टोटल कितना हो गया? यही आपकी नेशनल इनकम हो गई, क्योंकि ये अंतिम प्राइस है जिस प्राइस पे कस्टमर खरीद रहा है।
या फिर कोई कंपनी बेच रही है। क्योंकि इस प्राइस में क्या क्या ऐड हो चुका है दोस्तों, 4 प्रकार की कारक आए, यानी जिस कंपनी के अंदर बना होगा तो वहां पे भूमि का भी किराया लगा होगा, श्रम का भी लगा होगा, क्योंकि जो मजदूर है, जो वर्कर है, उनको भी तो पैसा दिया होगा ना कंपनी ने, मजदूरी यानी श्रम हो गया। फिर पूंजी, पूंजी में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि केवल पैसा नहीं होता बल्कि टेक्नोलॉजी भी होती है, और उद्यमशीलता यानी जो उसमें प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो चारों कारक आय ऐड हो गई। प्लस इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए जीएसटी या अदर प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं वो भी ऐड हो गया। प्लस इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, परिवहन लागत, ये सभी कुछ इसमें इंक्लूड हो चुका है। इसीलिए हम इसको अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहते हैं, जो बाजार में बेचने वाला प्राइस होता है, अर्थात नेशनल इनकम कहलाता है। अब यहां पर एक ऐसे पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए, जो मेंस ओरिएंटेड अगर आपसे इकोनॉमी में पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से हमारी राष्ट्रीय आय प्रभावित हो सकती है, अर्थात हमारी राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे कि बचत दर हो गई, निवेश दर हो गई, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा हो गई, श्रम की कार्यकुशलता हो गई, उद्यमशीलता, तकनीकी प्रगति, व्यापार सुगमता, संसाधनों की गतिशीलता, राजनीतिक स्थिरता, पूंजी निर्माण का दर, पूंजी उत्पाद का अनुपात, मानव पूंजी निर्माण, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूं भाई। नेशनल इनकम का मतलब है कि हम कितना अधिक से अधिक प्रोडक्शन करें, कितना अधिक से हम उसकी प्राइसिंग रखते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारे देश की बचत दर अच्छी होगी, लोग अधिक से अधिक पैसे को क्या कर रहे हैं, बैंक में बचत कर रहे हैं, तो जब बचत दर अच्छी होगी तो किसी भी कंपनी को जब बैंक से लोन लेना पड़ेगा तो आसानी से बैंक उसे लोन दे देगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो कस्टमर हैं जिनके अकाउंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने पैसे को जो है कि सेव कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं बैंक अकाउंट में जाके। और बैंक के पास इतना पैसा कलेक्शन है कि वो आराम से किसी भी बिजनेसमैन को या स्टार्टअप करने वाले को, इन्वेस्टर को पैसा लोन के तौर पे दे दे रहा है, जिससे वो उस प्रोडक्शन को और बढ़ा सकता है। यानी गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसको और बढ़ा सकता है, जिसकी अधिक और वैल्यू होगी और अधिक से अधिक नेशनल इनकम क्रिएट होगी। और अगर बचत दर कम होगी तो जाहिर सी बात है वहां पे बैंकों के पास पैसा नहीं होगा, तो इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। इसी तरीके से निवेश की दर अगर अधिक होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होगी, चाहे प्राकृतिक संसाधनों, भूमि देख लो, श्रम देख लो, या फिर जो है कि मिनरल्स देख लो, जो खनिज वगैरह होते हैं, जो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, वो अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है तो हम इजीली जो है कि उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। श्रम की अगर हमारे पास कार्य कुशलता है, यानी श्रम हमारा गधा मजदूरी नहीं करता, श्रम हमारा टेक्निकल तरीके से यानी स्मार्ट वर्क करता है, जो कम रिसोर्सेज में भी बेहतर आउटपुट ला सकता है, उससे हम कहते हैं कि हमारे श्रम की कार्यकुशलता अच्छी होती है। इसीलिए हम बार बार स्किल इंडिया का प्रयोग करते हैं कि भाई हम अपने लेबर का स्किल अप करेंगे, यानी उसको कौशल को विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसमें लिख सकते हो कि भाई इसके द्वारा प्रयास किया गया कि हम अपने श्रमिकों का क्या करेंगे, स्किल मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे। वहीं पर अगर उद्यमशीलता भी अधिक होगी तो प्रोडक्शन भी अधिक से अधिक होगा, क्योंकि उद्यमशीलता का मतलब हो गया कि हर एक व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता डेवलप होना, क्योंकि हर एक व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बन सकता। मैं अगर आपसे कहूं आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो सकता है आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे, चाहे लड़के चाहे लड़कियां, जिनके पास जमीन अच्छी खासी होगी या कुछ घर में अच्छे पैसे होंगे, लेकिन वो फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह, जिसकी भी, वो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर आप घर की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा सेल आउट करिए, कुछ पैसे कलेक्ट करिए 10-12 लाख रुपए, और एक किसी भी बड़े स्टार्टअप या बिजनेस को शुरू कर दीजिए, आप अगले 5 साल में करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकते हो अगर उसमें लगन मेहनत के साथ काम करोगे। लेकिन हो सकता है आप वो रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सर मेरे 10 लाख रुपए भी डूब सकते हैं, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, और मेरे घर वाले भी इस चीज के लिए सहमत नहीं होंगे। इसका मतलब उद्यमशीलता लेने की क्षमता कम है, और जिस देश में अधिक से अधिक बिजनेस माइंड के लोग होते हैं, उद्यमशीलता, रिस्क लेने की क्षमता होती है, वहां की नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। तकनीकी प्रगति, अगर हम वही घिसी पिटी तकनीक से हम कृषि कर रहे हैं, घिसी पिटी तकनीक से ही जो है कि हम आज भी बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम लगातार कृषि में, एग्रीकल्चर में नवाचार की बात कर रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिससे तकनीकी रूप से हम सक्षम बन सकें। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चैट जीपीटी, रोबोटिक्स, इन सभी की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम तकनीकी रूप से दक्ष हो सकें और कम समय में अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकें। व्यापार करने की सुगमता होनी चाहिए। अब भारत में क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक रैंकिंग आती है, जिसमें हालांकि पिछली सरकारों ने
मतलब पिछले 10 साल में जो वर्तमान सरकार है उसने काफी अच्छा प्रयास किया है और रैंकिंग में बहुत अच्छा सुधार आया। 100+ रैंकिंग थी, अब जो है कि हमारी 60 के आसपास रैंकिंग आ गई। इसमें क्या होता है, जब भी भारत में कोई बिजनेस करने जाओ तो बहुत सारी जगह से आपको परमिशन लेनी पड़ती। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, पॉल्यूशन क्लियरेंस चाहिए, लैंड एक्वायर क्लियरेंस चाहिए, ठीक है, टैक्सेस क्लियरेंस चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है कि नॉर्म्स वगैरह होती हैं जिनको फॉलोअप करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे देशों में, मतलब हमारे देशों में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है कई बार कि हम उस चीज को फॉलो अप करने के चक्कर में बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा दे देते हैं। तो सिंगल विंडो से अगर हमें परमिशन मिल जाए इजीली ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तो ये ज्यादा बेस्ट है। आप सिंगापुर में जाओ और सिंगापुर में आप किसी भी कंपनी, वहां पे किसी भी सरकार से ये फाइल करो कि भाई मुझे आपके यहाँ ये बिजनेस शुरू करना है, मैं 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। आप 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट छोड़ो, आप 10 लाख का भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, 1 घंटे के अंदर वहां की सरकार सारे अप्रूवल्स आपको क्लियर करके दे देगी कि सर आपका 1 घंटा आप वेट करिए, आपके सारे अप्रूवल्स क्लियर हो जाएंगे और आप इजिली बिजनेस कर सकते हो। तो वहां पे व्यापारी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसका लॉसेस बहुत कम होता है। भारत में इतनी ही क्लियरेंस के लिए, इतनी ही परमिशन के लिए कम से कम उसे 6 महीने का चक्कर लगाना पड़ता है, न जाने कितने बाबू अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है। 1 घंटे का काम 6 महीने में हो रहा है, तो भारत में आएगा इन्वेस्टर या विदेश में जाएगा? तो ये चीजें जो है कि सुधरनी चाहिए। तो व्यापार की सुगमता अधिक होगी तो हमारे यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी होगा, संसाधनों की गतिशीलता भी होनी चाहिए, राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना। अगर सरकार हमारी गठबंधन की होगी, बार बार टूटेगी गिरेगी सरकार का, फिर चुनाव होगा तो हमारी जनता और हमारी सरकार इन्हीं चुनाव में उलझी रह जाएगी और एक स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाएगी। इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार होना जरूरी है। फिर चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की होनी चाहिए, तभी आपके देश का आर्थिक विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है कि मैंने आपको बताई, इसी तरीके से ये सारे पॉइंट भी हैं और इन सभी चीजों से हमारी नेशनल इनकम प्रभावित होती है। अब यहां पर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सीखना होगा, क्योंकि 2 ही लाइन में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में प्रश्न आ जाता है कई बार मैचिंग करने के लिए स्टेटमेंट वाइज, वो आपका यहां से सही हो जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे कि ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं, ग्रोथ क्या है दोस्तों? एक तरीके से मात्रात्मक इंक्रीमेंट है और डेवलपमेंट क्या है? एक तरीके से गुणात्मक इंक्रीमेंट है। जैसे अगर आप देखोगे कि मात्रात्मक विचारधारा है इकोनॉमिक ग्रोथ, पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम अगर पहले 10,000 रुपए थी और अब बढ़ के जो है कि वो कितनी हो गई, 1,00,000 रुपए हो गई, तो हमने कह दिया भाई इसकी मात्रात्मक ग्रोथ बढ़ रही है। अर्थात ग्रोथ के लिए यहाँ पे उत्पादन की वृद्धि होना आवश्यक है। लेकिन आर्थिक विकास में क्या होता है, मात्रात्मक के साथ साथ आपको गुणात्मक विकास भी करना होता है। मतलब जीवन स्तर में सुधार भी आना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ संरचनात्मक विकास भी होना चाहिए। पहले वो व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता था और अब वो व्यक्ति 1,00,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, आज भी वो गरीबी की तरह जी रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10,000 से 50,000 रुपए तक ही पहुंचा, 1,00,000 मत पहुंचे, 50,000 तक ही पहुंच जाए, तो भी अगर उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, जन आरोग्य के माध्यम से, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, या फिर उसको बेहतर शिक्षा मिली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, और उसके जीवन के स्तर में सुधार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां के देश का आर्थिक विकास बेहतर हो रहा है। और यह एक दीर्घकालिक और सतत प्रक्रिया है, एक रात में ये नहीं हो सकता। इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, भुखमरी आदि जैसी समस्याओं की कमी देखने को मिलनी चाहिए कि गरीबी कम रहे, कुपोषण कम रहे, बेरोजगारी कम रहे, भुखमरी कम रहे। ऐसी समस्याओं का जब निदान होने लगता है तो उस देश में हम कहते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करते यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ये बातें क्लियर हो गई आपको? यहां तक ये टॉपिक समझ में आ गया दोस्तों? अब इसी में देखिए नेशनल इनकम में जो कीवर्ड्स यूज होने वाले हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, देश के निवासियों के द्वारा कारक आय का योग, तो कारक आय कौन सी होती है? और इन कारक आय में आपको हस्तांतरण आय को ऐड नहीं करना पड़ता, ऐड नहीं होती है, क्योंकि ये सारे जो कीवर्ड्स हैं जो बार बार आते हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक इसमें अंतर क्या होते हैं। तो देखो कारक आय का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि कारकों को प्राप्त आय को हम कारक आय कहते हैं। इसका मतलब जैसे आपकी भूमि,
आपका श्रम, आपकी पूंजी और आपकी उद्यमशीलता। पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं 4 क्षेत्रों पर घूमती है, इन्हीं 4 चीजों पर घूमती है और इनको प्राप्त होने वाली आय को हम कारक आय कहते हैं। जैसे भूमि को क्या मिलेगा, किराया मिलता है, लगान मिलती है। श्रम को क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, मेहनताना मजदूरी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर व्यक्ति को काम करने के पैसे मिलते हैं। पूंजी क्या है, जिसमें टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट होता है। उद्यमशीलता क्या है, ब्याज यानी कि लाभ, प्रॉफिट होता है। इन्हीं चारों को जो प्राप्त होती है आय, कारकों को प्राप्त होने वाली आय को हम कहते हैं कि नेशनल इनकम की गणना में से शामिल किया जाता है। क्योंकि कई बार होता है कि इसके प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो प्रश्न बनते हैं, राष्ट्रीय आय में हम किसे शामिल करेंगे और किसे शामिल नहीं करेंगे, इस पे आधारित आपके प्रश्न बनते हैं। उसी तरीके से हस्तांतरण आय की बात करेंगे, जिसको साफ साफ लिखा जाता है कि नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। अब यहां पर बात आती है कि सर हस्तांतरण आय क्या होती है। सीधी सी बात समझना कि ये एक पक्षीय भुगतान है, एक पक्षीय भुगतान है, यानी जिसने गुड्स और सर्विसेज के उत्पादन का ये परिणाम है ही नहीं। आप यहां पे देखो, श्रमिक की बात करते हैं, श्रमिक क्या एक पक्षी भुगतान है, पारिश्रमिक क्या एक पक्षी भुगतान है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति सैलरी दे रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, क्या वो आपको फ्री में सैलरी दे रहा है, आपसे बदले में काम करा रहा है ना। तो दो पक्षीय भुगतान हुआ कि नहीं, आपने अपने श्रम का भुगतान किया, उधर से कंपनी ने आपको पारिश्रमिक दे दिया, इसी को कहते हैं दो पक्षी भुगतान। लेकिन हस्तांतरण आय क्या होती है, एक पक्षी भुगतान। एग्जाम्पल के तौर पे आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, ठीक है। आपने कहा कि अपने घर पे पापा को फोन किया, मम्मी को, कि भैया मुझे, मम्मी पापा मुझे 5,000 रुपए चाहिए, इस महीने का मेरा ये खर्चा है, क्योंकि मैंने कुछ कोर्सेज वगैरह खरीदे हैं या नोट्स खरीदे हैं, ठीक है। अब यहां पर बताओ, आपने कोई भी उत्पादन किया किसी चीज का, कोई गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन किया नहीं, आपने सीधे सिंपली अपने पिताजी को फोन किया और आपके अकाउंट में 5,000 रुपए क्रेडिट हो गए दोस्तों। आपने उसके बदले कोई मजदूरी की क्या, नहीं की। अब ये मत कहना कि सर मैं पढ़ रहा था, जो है कि मैं मेहनत कर रहा था, वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। तो इसीलिए आपको जो पिताजी से पैसा मिला, हाँ पिताजी ने जो पैसा कमाया, वो जो है कि उनका एक पक्षी भुगतान नहीं होगा, बल्कि वो कंपनी में या जहां पर भी वो सर्विस कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे, किसान होंगे चाहे जो भी होंगे, उन्होंने एक तरफ अपनी मेहनत का भुगतान किया, दूसरी तरफ उनको मेहनताना या मजदूरी मिल गई। तो इन्हीं सब चीजों को कहा जाता है हस्तांतरण। जैसे बेरोजगारी भत्ता जो सरकार से मिलता है 1,000 रुपए, आप सरकार को कोई गुड्स और सर्विसेज उत्पादन करके नहीं दे रहे हो, लेकिन सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता दे रही है। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप आपको मिलती है। और विधवा पेंशन जो होती है, विधवा पेंशन को हम इसमें नहीं शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो केवल आपको सर्विस से रिटायरमेंट होने के बाद जो पेंशन मिलती है, देखो विधवा में क्या होता है, जो भी महिला विधवा होती है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या ना हो, या उसके पति रहे हो चाहे ना रहे हो, बस वो एक खर्चा होता है, भाई मैं विधवा हो चुकी हूँ, मेरे खर्चे को चलाने के लिए मेरा पति अब नहीं है, ऐसे मुझे सरकार से कुछ दरख्वास्त है। तो सरकार 500 रुपए 1,000 रुपए हर महीने जो है कि दे देती है विधवा को। लेकिन एक पेंशन ऐसी होती है जो सर्विस से रिटायर होने के बाद आपको 30,000, 35,000, 40,000 जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको मिलता है। तो ये आपकी नेशनल इनकम में काउंट होगा, ये हस्तांतरण आय नहीं होगी। क्योंकि आप ये मत कहना कि सर हम तो 60 साल के बाद, नौकरी के बाद जो पेंशन मिलती है उसमें तो हमने कोई भी अपना योगदान नहीं दिया, 60 साल के बाद हम तो घर बैठे और हमको पेंशन आ रही है। तो ऐसा नहीं है। जब आप सर्विस में होंगे, या आपके पिताजी या दादाजी जो भी लोग सर्विस में रहे होंगे, उनकी सैलरी अगर 50,000 रुपए होगी तो उनको सैलरी कुछ कम मिलती है, यानी कि 40,000 मिलती होगी। तो जो 10,000 रुपए दोस्तों ये पेंशन के लिए काट लिया जाता था कि बुढ़ापे में आपको दिया जाएगा। यानी आप काम तो कर रहे हो 50,000 का, मिल रही है आपको 40,000, तो 10,000 कहाँ गया, आपके बुढ़ापे में 60 साल के बाद आपको दी जा रही है। तो इसका मतलब है कि नेशनल इनकम में काउंट होगा, क्योंकि इसके लिए आपने गुड्स और सर्विसेज का कहीं ना कहीं उत्पादन किया है। या तो आप श्रम कर रहे थे, सेवा दे रहे थे, या आप वस्तु का उत्पादन कर रहे थे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहां पर एक लाइन ध्यान रखना कि नेशनल इनकम की गणना में ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज को शामिल किया था, अंतिम, इसमें मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया था। डायरेक्टली यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने कई बार सुना होगा कि भाई नेशनल इनकम में हम गिफ्ट्स को शामिल नहीं करते हैं। इसीलिए कई बार होता है कि बड़ी बड़ी शादियों में जो है कि लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, गिफ्ट्स की डिमांड कर देते हैं। भाई अनंत अंबानी की अभी शादी बहुत चर्चा में है, नेशनल मैरिज हो रही है, वो तो इंटरनेशनल मैरिज हो रही है, नेशनल छोड़ो इंटरनेशनल मैरिज हो रही है। उसमें न जाने कितने लोगों ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया होगा। यानी अनंत अंबानी को या तो गिफ्ट दिए होंगे या अनंत अंबानी से गिफ्ट मिले होंगे, करोड़ों रुपए के चेक, ये 5 करोड़ का बंगला, 1,600 करोड़ रुपए का बंगला, 5 करोड़ की गाड़ी, 80 करोड़ की गाड़ी,
इसका मतलब क्या है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और उसमें कह दिया जाएगा ये तो भाई हमें गिफ्ट मिला, और गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं होता, कोई नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो एक तरफा है, हस्तांतरण ही आया है। यहाँ पे समझ में आ गई इतनी बातें। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट और मैं आपको समझाता हूँ कि डोमेस्टिक बाउंड्रीज और रेजिडेंट किसे कहते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम का चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, थोड़ी दुविधा पैदा करता है, इसीलिए हम इसे 1 से 2 लेक्चर और कवर करते हुए कंप्लीट करेंगे। बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके मेथड भी होते हैं बहुत सारे, उन्हें भी हमें सीखना, जिसको इन शॉर्ट हम लोग जीडीपी, जीएनपी ये सारी चीजें कहते हैं। तो हमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि नेशनल इनकम का चैप्टर आप किसी भी बुक से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, रमेश सिंह की बुक से पढ़ो, संजीव वर्मा से पढ़ो, लाल एंड लाल से पढ़ो, किसी से पढ़ लो, आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पर क्या है, हमने एक नोट्स के तौर पे क्रक्स बना रखा है, कोर एरियाज है, समरी टाइप की, जहां से आप पढ़ के इजिली इन चीजों को क्रोनोलॉजी के साथ समझ सकते हो। और अगर आप इसकी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो मेरी टीम से आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर मैं लिख रहा हूँ 8527594636। ये नंबर है, हालांकि ये नंबर वीडियो के नीचे भी दिया गया होगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर लो, जहां पर बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पे मैंने लिखा है कि घरेलू सीमा क्षेत्र या डोमेस्टिक बाउंड्री। मैंने पहले ही बताया कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित कारक आय का जो योग होता है वही तो माना जाता है। अब निवासी की बात हो रही है और सीमा की बात हो रही है, तो देखो पाकिस्तान की हैदर सीमा, हैदर नहीं, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स में समझो, इकोनॉमी के टर्म्स में कहता है घरेलू सीमा व्यापक होती है। घरेलू सीमा में केवल आप भारत को ही नहीं काउंट करोगे, बल्कि राजनीतिक सीमा का भूभाग तो रहेगा ही, जिसमें समुद्रिक सीमा भी रहेगी। साथ ही साथ अगर भारत का कोई भी दूतावास विदेशों में है, सैनिक प्रतिष्ठान विदेशों में है, एयरलाइंस विदेशों में है, और उनमें काम करने वाले लोग भी, ये सारे के सारे भारत के अंतर्गत आएंगे। अब मान लो भारत ने बहुत जगह जो है कि दूतावास खोले, वहां पे जो भी आईएफएस ऑफिसर होगा, जो यूपीएससी क्रैक करके जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के माध्यम से जो दूतावास के रूप में काम करने जाते हैं, मान लो वहां पे डायस्पोरा के तौर पे, उनको सैलरी भारत सरकार दे रही होती है, उनके द्वारा कोई भी काम किया जाता है, किसी प्रकार की सर्विस दी जाती है, वो भारत के अंतर्गत काउंट होगी। तो इसका मतलब चाहे आप देश के अंदर रहो, चाहे देश की समुद्री सीमा में रहो, या फिर आप देश के बाहर किसी दूतावास में, सैनिक प्रतिष्ठान में, आर्मी बेस में रहोगे, तो भी उसे भारत की सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। आप चले जाओ दिल्ली में, नई क्या कहते हैं इसको, सचिवालय वाले रोड पे आप चले जाओ, इंडिया गेट की तरफ, वहां पे बहुत सारे आपको दूतावास देखने को मिलेंगे विदेशों के। तो उनमें जो भी काम कर रहा है व्यक्ति, वो भारत का नहीं है, वो अपने अपने देशों के लिए काम कर रहे हैं। चाहे अमेरिका के दूतावास की ओर चले जाओ, चाहे कनाडा के चले जाओ, जर्मनी का चले जाओ, ब्रिटेन का चले जाओ, रसिया का जाओ, चाइना का जाओ, बहुत सारे देशों के वहां दूतावास ऑफिस बने हुए हैं, जिसको हम लोग एम्बेसी कहते हैं, आम भाषा में एम्बेसी कहते हैं। आप वहां चले जाओ, आप देखो कि बहुत सारे देशों के झंडे लगे हुए, उनके एम्बेसी के नाम लिखे हुए, एकदम मतलब लगता है रॉयल फील आ रहा होता है। और वहां पे काम करने वाले व्यक्ति विदेशी होते हैं, और वो अपने देश के लिए काम करते हैं, भारत के लिए नहीं करते, जिस देश से वो आए होते हैं उसके लिए काम करते हैं। तो उनकी इनकम को हम भारत में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी हम बताएंगे आपको। इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग बना लेते हैं। फिर आगे देखते हैं, घरेलू आय सृजित करने वाले परिचालन क्षेत्र जितने भी आते हैं, ये सारे के सारे इसमें होंगे, और देश के लोग गुड्स और सर्विसेज प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं वो भी इसमें आएगा, क्योंकि भारत के अंदर भी तो लोग कर रहे हैं काम। अब निवासी की बात करेंगे, रेजिडेंट नॉर्मल की बात करेंगे, तो भाई संबंधित देश में, जैसे भारत में निवास करने वाले और आर्थिक रुचि रखने वाले और 1 वर्ष या उससे अधिक रहने वाले व्यक्ति को हम सामान्य निवासी कहते हैं। जैसे एनआरआई वगैरह भी अगर 180 दिन से बाहर, मतलब 180 दिन से ज्यादा अगर देश के अंदर रह रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, निवासी कहलाएंगे, या किसी विदेशों के लोग भी कर रहे होंगे। अब इसमें व्यक्ति और संस्था दोनों आएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देना कि इसमें नागरिक भी होंगे भारत के, और विदेशी व्यक्ति भी होंगे, जो अप्रवासी होंगे, जो एनआरआईज होंगे, जो किसी दूसरे देश के हैं, या भारत के भी समझ लो, भारतीय मूल के, भारत में रह के काम कर रहे हैं। और नागरिक होना अनिवार्य नहीं है इसके लिए, निवासियों के लिए, ठीक है। निम्न लोग सामान्य निवासी नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर भारत में कोई विदेशी पदाधिकारी है, कोई डिप्लोमेट है, कोई विदेशी सशस्त्र सेना के सदस्य जो हमारे देश में पदासीन है, ये सभी भारत के निवासी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसी तरीके की चीजें तो भारत के बाहर भी तो भारत के दूतावास में लोग काम कर रहे हैं। यहाँ विदेशी पदाधिकारी कहाँ पे काम करेगा, आपके इंडियन गवर्नमेंट में थोड़ा काम करेगा, वो एम्बेसी में काम करेगा ना, मिलिट्री बेस में काम करेगा, तो वो उस देश का काउंट होगा, भारत का नहीं काउंट होगा। और भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्यरत विदेशी नागरिक, जैसे हम देखते हैं कि गुड़गांव में यानी गुरुग्राम में आईएसए एक ऑर्गेनाइज मुख्यालय, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि क्या है, सौर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो स्थित देश है, इनके
सदस्यों के रूप में यहाँ पे काम होता है और हेडक्वार्टर यहाँ पे जितने लोग यहाँ विदेशी काम कर रहे होंगे वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, वो विदेशी नागरिक है, इसलिए वो भारत की बाउंड्री के भी सदस्य सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे मुख्यालय होते हैं, छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स होते हैं और ब्रांचेस होती हैं, तो उसके भी लोग जो है कि भारत में अगर काम कर रहे हैं तो भारत के विदेश मतलब नागरिक नहीं कहलाएंगे, वो सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। तो ये चीजें आपने समझ ली। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग कल जब पढ़ेंगे आपके डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, यहीं पर अंतर होगा कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल रूप से, और जीएनपी बोले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझ लेंगे, या हम समझते हैं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इनको हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हम कैसे नेशनल इनकम तक पहुंच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ग्रॉस से हम नेशनल पे कैसे पहुंच रहे हैं, इन सभी चीजों को हम लोग कल समझेंगे। अब आज मैं आपको समझाऊंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले इन्फ्लेशन के जो टॉपिक्स हमने पढ़े उनको रिवाइज कर लेना, और साथ में जो नेशनल इनकम में हमने जो टॉपिक शुरू किए इनको थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल आपको इसी समय आपको क्लास मिल जाएगी या इससे पहले मिल जाएगी। और मॉर्निंग में आप सोच रहा हूँ कि मैं ज्योग्राफी शुरू कर दूँ, बहुत बार कहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता मेंस के आंसर राइटिंग के नोट्स तैयार करने में, जो आप ही के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं, तो इसमें थोड़ा समय लग जा रहा है। और आज या कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको आगे के 35 मतलब जो आपके 90 से 100 दिन रह गए हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, उसमें क्या रणनीति अब ग्लैंस एकेडमी के द्वारा फॉलो की जाएगी, जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो कोर कसर रह जा रही है ना प्रीलिम्स को निकालने के लिए, जो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की, वो दूर हो जाएगी और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और उस रणनीति को हम फॉलो भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।